अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। साने 9 मई के पूरे 5 माह बाद सदाकत अली अब्बासी झुकी आंखों, दिलसोज आवाज और रंजीदा लहजा अपनाए तहरीक इंसाफ ही से नहीं बल्कि सियासत ही छोड़ गए। गुज़िश्ता रोज एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो इंकशाफात किए वो उनकी गिरफ्तारी से कबल दिए गए इंटरव्यूज और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयान की गई उनकी आराज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कल दिए गए अपने इंटरव्यू में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि फैसला यह हुआ था कि मेरे कप्तान की गिरफ्तारी होते ही पार्टी कारकुनान सड़कों पर निकल आएंगे और हसास तनसीबात का रुख करेंगे। इस अमल से इदारों को खास पैगाम दिया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल सदाकत अली अब्बासी का मौक़िफ़ बिल्कुल इसके बरक्स था। सदाकत अली अब्बासी खुद 9 मई को ही एहतजाज के मौके पर कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि मेरे कप्तान का हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज तोड़नी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने तोड़नी नहीं है। नाज़रीन, गिरफ्तार होने और जमानत कराने के बाद दिए गए इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मेरे कप्तान पार्टी में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों से मुतासिर हो चुके थे और उन्होंने अपने इक़दामात के नताइज का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया था। जब उन्हें एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जब साने 9 मई के एक हफ्ते बाद एक टीवी इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी का कहना था कि मेरे कप्तान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, पीडीएम हुकूमत ने एहतजाज की आड़ में अपने लोगों को हसास तनसीबात की जानिब भेजा। सदाकत अली अब्बासी ने यह मुतालबा भी किया कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को पकड़ें। ये ड्रामे कर रहे हैं, फौज के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, ये दोनों बातें सुनकर फैसला कर लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। नाज़रीन, अपनी गिरफ्तारी से एक दिन कबल हमारे इसी प्रोग्राम में सदाकत अली अब्बासी ने दावा किया था कि उन पर कोई एफआईआर नहीं है, जबकि कल दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन पर रावलपिंडी के थाना आरे बाजार में एफआईआर कटी हुई है। नाज़रीन, दोनों बयानात सुनिए और देख लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। किसी मुकदमे में मेरे पे एफआईआर नहीं थी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि एक भी मेरे पे एफआईआर हो किसी भी जुर्म में, ये हैं ही झूठे बेईमान। किसी मुकदमे में मैं मतलूब हूँ तो मैं समझे मैं भी भगोड़ा हूँ, मैं भी नवाज शरीफ। नाज़रीन, साने 9 मई के बाद सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल थे जो पार्टी का हर सतह पर जारहाना अंदाज में दिफा करते थे। इसी दौरान उन्हें तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब का सदर भी बनाया गया। लेकिन गुज़िश्ता एक माह में ऐसा क्या हुआ कि सियासी मुखालिफिन पर गरजने बरसने वाले सदाकत अली अब्बासी के सिर्फ रंग रूप ही नहीं बदले बल्कि उनके अंदाज और अफकार भी बदल गए। गिरफ्तारी से एक रोज कबल तक सदाकत अली अब्बासी हमारे प्रोग्राम में मेरे कप्तान और अपनी जमात के मुखालिफिन पर खूब तनकीद के निश्तर बरसाते थे। साना 9 मई के बाद एक माह गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश होने वाले सदाकत अली अब्बासी ने अपनी एक्स पोस्ट पे लिखा था कि मैं ऐसी फस्तायत, जुल्म जबर, खौफ व हिरास की दौर में पीटीआई छोड़ने वालों को बुज़दिल, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज्ड कैरेक्टर और कम ज़र्फ समझता हूं। लेकिन कल अपने इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने ऐलान किया कि वो तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ रहे हैं क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। सदाकत अली अब्बासी से सवाल किया गया कि क्या वो ये फैसला किसी दबाव के तहत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ज़मीर का बोझ भी है और कानून का डर भी है। नाज़रीन, खुद ही फैसला कर लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। नाज़रीन, बात यहां खत्म नहीं होती। हकीकत यह है कि सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू ने एक नया इबाम पैदा कर दिया है। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 7 मई को बुशरा बीबी के कहने पर जूम मीटिंग हुई जिसमें मेरे कप्तान की गिरफ्तारी की सूरत में रद्द-ए-अमल देने की मनसूबाबंदी की गई। उनसे कबल उस्मान डार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि यह मनसूबा जमान पार्क में होने वाली मीटिंग में बनाया गया। उस्मान डार से भी पहले तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ एमएनए महमूद मौलवी ने कहा था कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी ऐवान सदर में हुई। नाज़रीन, तीनों बयानात सुन लीजिए और फैसला कर लीजिए कि किसकी बात में कितनी सदाकत है। नाज़रीन, हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के पार्टी छोड़ने पर तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबराह हामिद खान का कहना है कि सबको पता है हकीकत क्या है और सदाकत अली अब्बासी को मजबूर और टॉर्चर करके बयान दिया गया। हामिद खान ने कहा कि सदाकत अली अब्बासी खुशी खुशी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, पीछे देखे तो कोई और भी खड़ा है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबराह ने बताया कि उनकी गुज़िश्ता जुमेरात को जेल में मेरे कप्तान से मुलाकात हुई थी। वो इस सारी सूरत हाल पर काफ़ी परेशान है।
सदाकत अब्बासी के साथ ज्यादती की गई है, सुनने में आया कि टॉर्चर किया गया है और मजबूर किया गया है। ये कोई वर्जन नहीं है जो टीवी पे चलाए जा रहे हैं कि जी ठीक सब बड़ी खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे हैं। वो तो खुशी तो नहीं, पीछे जरा गौर करेंगे तो नजर आएगा कोई और भी खड़ा है। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को अपसेट शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन बनने वाले सदाकत अली अब्बासी 5 महीनों के बाद अचानक 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने के लिए मंजर आम पर आए। बगैर किसी दवाओं के इंटरव्यू देने का दावा करने वाले सदाकत अली अब्बासी जब अपने घर वालों से मिले तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनके इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम आज 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सदाकत अली अब्बासी ने मेरे कप्तान को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। फिर 9 मई के 13 दिन बाद 22 मई को सदाकत अली अब्बासी ने तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर की जिम्मेदारी क्यों कबूल की? सवाल नंबर 2, 1 सितंबर से पहले तक सदाकत अली अब्बासी मुसलसल तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दिफा करते रहे। 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर डालते रहे। 1 सितंबर को वो लापता हुए हैं और फिर 9 अक्टूबर को अचानक टीवी पर आकर 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कप्तान पर डाल दी। सदाकत की पहली बात में सदाकत है या दूसरी बात में? सवाल नंबर 3, लापता होने से पहले सदाकत अली अब्बासी 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब और सीसीपी और लाहौर को समझते थे। कल के इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने उन लोगों का जिक्र तक नहीं किया। सदाकत अली अब्बासी इन नामों को गोल क्यों कर गए? सवाल नंबर 4, पहले उस्मान डार ने और अब सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू दिया। इससे पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। इन इंटरव्यूज में 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया जा रहा है। इन इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कानूनी हैसियत क्या है? सवाल नंबर 5, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू में कहना है कि 7 मई को बुशरा बीबी की एडवाइस पर होने वाली मीटिंग में अहदाफ तय किए गए। मेरे कप्तान तो जेल में है, क्या अब यह समझा जा सकता है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से बुशरा बीबी भी मुश्किलात में फंस सकती हैं? सवाल नंबर 6, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ और कल टीवी चैनल पर नशर हो गया। अब सदाकत अली अब्बासी कहां हैं और क्या वो इंटरव्यू के लिए दूसरे चैनल्स को भी दस्तयाब होंगे? या मैं बिल्कुल सीधा साधा सवाल पूछ लेता हूं कि क्या वो हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे? सवाल नंबर 7, उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यूज नशर हो चुके हैं जिसमें उन्होंने इदारों के खिलाफ साजिश के हवाले से खुलकर बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यूज का यह सिलसिला क्या तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी जमात से बदजन कर पाएगा? सवाल नंबर 8, उस्मान डार का कहना है कि 9 मई का मंसूबा जमान पाक में बना। महमूद मौलवी ने कहा है कि यह मंसूबा ऐवान सदर में बनाया गया। अब सदाकत अली अब्बासी कह रहे हैं कि यह जूम मीटिंग के दौरान मंसूबा बनाया गया। तहरीक इंसाफ के तीनों साबिक रहनुमाओं में से सच कौन बोल रहा है? सवाल नंबर 9, उस्मान डार को गिरफ्तार करने के लिए उनकी फैक्ट्री पर रेड किया गया, घर पर छापे मारे गए। सदाकत अली अब्बासी भी गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश रहे। इन दोनों के इंटरव्यूज के बाद कानूनी मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे या जू के तू ही रहेंगे? सवाल नंबर 10, तहरीक इंसाफ के पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा अगर अदालत में गवाही के दौरान अपने बयानात से मुकर गए तो क्या कानून इन रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा हरकत में आ जाएगा या फिर वो इसी तरह आज़ाद नक्लो हरकत करेंगे जैसे टीवी इंटरव्यूज में एतराफ़ात की बात कर रहे हैं? सवाल नंबर 11, सदाकत अली अब्बासी हो या उस्मान डार, दोनों अपने अपने हलकों में मजबूत उम्मीदवार थे। उनकी जगह इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार उतने ही वोट हासिल कर पाएंगे या तहरीक इंसाफ को इन दोनों की सियासत से अलहदगी का नुकसान उठाना पड़ेगा? सवाल नंबर 12, अब जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा 9 मई के वाक़े से मुतल्लिक़ खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो क्या ये एक अच्छा मौका नहीं कि तहरीक इंसाफ ही की क़यादत के मुतालबे पर एक जुडिशल कमीशन बनाकर इस साने की गैर जानिबदार तहकीकात करवाकर कसूरवार अफराद को करार वाकई सजा दी जाए? सवाल नंबर 13, उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी कई हफ्ते रूपोश रहने के बाद आए और सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पीछे रह गए शेख रशीद और फरूख हबीब, क्या वो भी अचानक सामने आकर कुछ ऐसे ही ऐलानात कर सकते हैं? सवाल नंबर 14, उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू के बाद कुछ सहाफ़ियों की तरफ से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू नशर करने वाले डॉन न्यूज़ के ही एंकर आरफा नूर ने सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को सहाफ़त का जनाजा करार दिया। क्या ऐसे इंटरव्यूज़ करना वाकई सहाफ़ती असूलों के मुनाफी है? सवाल नंबर 15, कई हफ्ते गायब रहने के बाद सदाकत अली अब्बासी माजी में की तमाम बातों से फिर गए। कल सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसको उनका हतमी बयान समझा जाए या एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपने कल वाले इंटरव्यू से भी फिर जाएंगे? सदाकत की आखिर किस बात में कितनी सदाकत है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले 15 सवालात मैंने आपके सामने रखे थे। सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू कल रात का, सदाकत साहब की किस बात में कितनी सदाकत है, कुछ ऐसे ही सवालात हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा योर फर्स्ट कमेंट्स, ये सदाकत अली अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू सामने आया है और तमाम तर जिम्मेदारी, वो कहते हैं जनाब खान साहब जो हैं वहाँ पे मौजूद थे और इसकी प्लानिंग हो रही थी, GHQ के हवाले से, ISI के दफातर, इन इंस्टॉलेशंस के हवाले से प्लानिंग हो रही थी। क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे इंटरव्यू की? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये बात बड़े अरसे से चल रही थी कि क्योंकि खान साहब की तीनों बहनें वहाँ मौजूद थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, उनके भांजे जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे हसन न्याजी साहब ने वर्दी जो है वो डंडे पे लटकाई हुई थी। ठीक, उनके जो इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं उनके बयान सामने हैं जिसमें शरियार अफरीदी कह रहे हैं कि GHQ पहुंचना है। मुराद सईद के वॉइस नोट हैं कि अपने अपने अहदाफ को अचीव कीजिए, जो आपको जगह बताई गई हैं वहाँ पहुँचिए। तो इसका मतलब है कि मीटिंग हुई थी, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हुई थी और ये बात भी आई थी कि असद उमर ने और शफकत महमूद ने इस बात को अपोज किया था। जूम मीटिंग का भी सुनने में आया था और एक्चुअल मीटिंग का भी सुनने में आया था। तो मैं ये समझता हूं कि 9 मई के हवाले से मुझे तो कोई अभाम नहीं था कि खान साहब ने इसको प्लान किया है। उनके एंटी आर्मी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस से भी किसी को कोई इनकार नहीं है। और गिरफ्तारी के रद्द अमल के अंदर सोशल मीडिया पे बड़े अरसे से कैंपेन चलाई जा रही थी कि हमने फलां जगह जाना है। अगर लाहौर की 2 खवातीन जो 2 बहनें हैं जिनमें से एक गिरफ्तार हैं, एक मफरूर हैं, उनकी वीडियो आप देखें तो वो कहती हैं हम कहीं जा रहे हैं, पहले लिबर्टी इकट्ठे होंगे, वहां से कहीं और जाएंगे। जमान पार्क से टोलियां निकलती हैं, वो लिबर्टी राउंड अबाउट पहुंचती हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन आती है कि अस्करी टावर को आग लगा के आप कोर कमांडर हाउस पहुंच जाएं। अब क्या ये लोगों ने अपने तौर पे किया? क्या उनको नहीं कहा गया था? क्या मीटिंग्स नहीं हुई थी? ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसमें इनके इंपॉर्टेंट रहनुमाओं के बयान मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब का बयान आ गया, उससे पहले कई बयानात आ चुके हैं, उस्मान डार साहब का बयान सामने है। मीटिंग से इनकारी कोई भी नहीं है। आप अभी शफकत महमूद साहब को भी पूछेंगे, वो कहेंगे मैंने मीटिंग में कहा था ये काम ना करें। तो लीगली खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लेकिन तारड़ साहब जहां तक मीटिंग्स की बात है, सदाकत अली अब्बासी साहब ये कहते हैं ये सब कुछ जूम मीटिंग में डिसाइड हुआ था। उस्मान डार साहब कहते हैं जमान पार्क में मीटिंग हुई थी। महमूद मौलवी साहब कहते हैं ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी। तीनों बातों के अंदर बड़ा फर्क है। मैं महमूद मौलवी को तो नहीं जानता कि वो कौन है। ये सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है कि ये 3 मुतजाद बयानात हैं। तो मंसूर अली खान साहब, आप स्टूडियो में हैं, मैं DSNG पे हूँ और अजहर सिद्दीक साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, वो स्काइप पे हैं। तो आपका स्टूडियो का कैमरामैन ये कहे कि ये शो जो है वो लाहौर के स्टूडियो में हुआ था, तो क्या मेरा DSNG ख़त्म हो जाएगी? क्या अजहर सिद्दीक साहब का स्काइप ख़त्म हो जाएगा? देखिए, लेट्स बी लॉजिकल। आप तो बड़े जादीदा साफ़ी हैं, आपने अजीब सवाल कर दिया। तो क्या जो फिजिकल मीटिंग होती है इसका ये मतलब है कि जूम पे मुमानियत है, जूम पे कोई ज्वाइन नहीं करेगा? तो देखिए ना, ऐसे तो ना बेसिकली यू आर सेइंग कि ये सारी एक ही चीजें हैं। देखिए, हो सकता है एक ही मीटिंग हो जिसमें कुछ लोग जूम पे आ जाए। मैंने आज अपनी पार्टी की एक मीटिंग जूम पे अटेंड की है। ठीक है, मैं शहर से बाहर था, बहुत सारे लोग फिजिकली मौजूद थे। तो हो सकता है एक ही मीटिंग हो सकता है सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हो। ठीक, मगर एक जूम मीटिंग का कह देना का कतन ये मतलब नहीं है कि उस जूम मीटिंग में ये मुमानियत थी कि फिजिकली कोई भी जमान पार्क नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अजहर साहब, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन आ गया सर। 2 गवाहियां अब आ चुकी हैं, 2 गवाह उस्मान डार साहब और उसके बाद सदाकत साहब ने जो इंटरव्यूज दे दिए हैं। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं 9 मई के हवाले से। अब तो डायरेक्टली इंप्लीकेट कर रहे हैं उन्हें वो। शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब बात करूँ तो कुरान मजीद या रब को हाजिर नाज़िर जानकर बात करूँ, और सच्चाई बोलना बड़ी बात है। अब चूंकि कुरान मजीद को सामने रख के बहुत से लोगों के बयानात आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी अगर चाहते हैं तो वो अगर वो कहना चाहते हैं तो कुरान मजीद सामने रख लें और बैठ के रब को हाजिर नाज़िर जान के ये क्लैरिटी दे दें। अब जितने भी बयानात आए हैं, जिन जिन लोगों के आए हैं वो कौन है, मैं हैरान होता हूँ किसी वक्त। यानी
या तो वो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, या वो घर से अगवा होते हैं, 15-20 दिन 30 दिन बाहर रहते हैं, सॉफ्टवेयर कोई अपडेट होता है या अपडेट कर दिया जाता है किसी एंकर के घर में। जी जी अजहर साहब, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए। अजहर साहब, हम सुन सकते हैं, आप बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। ये बीच में आपका पता नहीं क्यों चल रहा है, बीच में तो आपके सामने नरेटिव कर देता हूँ। बात सिंपल सी है कि आपने ना, यानी जितने भी हैं, सदाकत अब्बासी कहाँ गया, उस्मान डार कहाँ है, फरूख हबीब कहाँ है, बात वो करें जो मेरिट पे हो, ईमानदारी से हो। ठीक। एक आदमी ने अपनी फ्री विल के साथ टीवी चैनल पर करके आ जाता है। आपने आजम खान का देखा, आजम खान अगवा हुआ, जो मर्जी आप कह दें, जिस तरह मर्जी कह दें, इन बातों का जस्टिफिकेशन आपके किसी के पास नहीं होगी। एक आदमी को पहले अगवा होता है या लिया जाता है और उसके पहले बताएं इनमें कितने लोग हैं जिन्होंने पहले आके वॉलंटियर किया इस बात को सामने रखते हुए। फिर अगली बात की तरफ आते हैं। देखिए, इतना सीरियस मामला है। आपको याद होगा कि 25 मई को पिछले साल जब लाहौर से साहब ने निकलना था, वो तो भाई लाहौर से नहीं बाहर निकल सके, और वहां आंसू गैस के तरीके पता नहीं क्या क्या कुछ हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये अपना फ्री हैंड दे दिया, फ्री स्पेस दे दी, ये तो कसूर है बुनियादी तौर पर। 109 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी कि इन्होंने बाकायदा रास्ता फराहम किया। अगर आप उनको लाना चाहते हैं तो ये इन के क्या जमान पार्क से लिबर्टी मार्केट जाना, लिबर्टी मार्केट से कोर कमांडर हाउस जाना, ये कोई काम सेकंडों या मिनटों का नहीं है। ये घंटों का पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने, यानी उस वक्त तो आपने क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और अभी जो आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता इन चीजों को। मैं चाहूंगा कि ये वाले मामले जितने भी हैं ना, अब हाँ। दो ही हाल है। हाँ। अब टीवी चैनल वाला मामला तो खत्म हो गया, वो तो नजर आ गया हर एक को। इमरान शाहिद ने कैसे इंटरव्यू किया, अब वो अपना उस्मान डार का, सदाकत अब्बासी का आपके सामने आ गया। अब और उसके काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों लोग कुरान मजीद उठा कर ले आए हैं। ठीक है, अब कुरान मजीद के सामने मेरे तो पड़ जाते हैं जी। मैं जरा सवाल करता हूं जी। मैं सवाल, तारड़ साहब, ये तो फैक्ट है कि बहुत शदीद किस्म के सवालात हैं ये, कि एक शख्स जो है वो गायब होता है, चंद हफ्ते के लिए गायब होता है, और उसके बाद जब वापस आता है तो वो कहता है जनाब सारा कुछ इमरान खान साहब का कसूर था, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ता हूँ, सियासत भी छोड़ता हूँ, ओहदा भी छोड़ता हूँ। सर, इस तरह की चीजें जब होंगी तो कोर्ट में जाके उस बयान की वैल्यू क्या रहेगी? एक तो ये बार बार कुरान पाक को बीच में मत लाएं। जिसने इद्दत में निकाह कर लिया, जिसकी बच्ची का केस चल रहा है, आप मजहबी कार्ड खेलने आ गए इस शो के अंदर। खुदा खौफी करें कोई अपनी गंदी सियासत के लिए, कुरान मजीद को मत बीच में लेके आए। बात करनी है लॉजिक से बात करें, बात करनी है कोई फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट दें। आप हर बात पे जी हमने कुरान मजीद पे हाथ रख दिया, आपके लोग झूठे कुरान उठाते रहे हैं, आप उस बात को छोड़ दें। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि फ्री एक्सेस था और वो लोग खुद ही पहुंच रहे थे, कोई रोका नहीं गया, खुदा ना खास्ता इनको रोका जाता, वह गोलियां चल जाती कोर कमांडर हाउस के बाहर, 11-12 लाशें गिर जाती, तो यही बैठ के नोहा पढ़ रहे होते अजहर सदीक साहब यहाँ पे और कह रहे होते जालिमों ने हमारे बंदे मार दिए हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। और ये जो बात है कि कोई बंदा जाता है वापस आ जाता है, मंसूर साहब, हमारे रहनुमाओं पे हेरोइन डाली गई, हमारे रहनुमाओं को झूठे केसेस में अंदर किया गया। कोई एक बंदा आप मुझे बताएं वो पार्टी छोड़ के गया हो, या धाड़े मार के रोया हो, या उसने अपना बयान तब्दील किया हो? ये देखिए, ये जो ज़मीर की आवाज़ पे लोग अपनी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस्मान डार हो, सदाकत अब्बासी हो, ये इनका ज़मीर की आवाज़ है। ये तारड़ साहब, खुद स्टूडियो गए, तारड़ साहब, यू एक्चुअली करवाया है, ये आप तो किसी ने गन पॉइंट पे करवाया तो बता दें। तारड़ साहब, ये करवाया हमारे तारड़ साहब सवाल ले लीजिए। ये उतनी ही ज़मीर की आवाज़ है जो उन 14 सेनेटर्स की ज़मीर की आवाज़ थी जिनके वोट बदल गए थे, उतनी ही ज़मीर की आवाज़ है। नहीं, देखें, मैं किसी सेनेटर का या वोटिंग पे तो कुछ नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हर बंदे के पास चॉइस होती है, उसने किस पार्टी में रहना है, किस में नहीं रहना। अब ये इन लोगों का पता नहीं क्या किस तरीके से ये आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमारे पे कोई दबाव नहीं है, और हम खुल के बता रहे हैं,
तो मुझे बताएं कि इसमें क्या मज़ायका है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप को ब्रेक करने के लिए क्या नहीं किया गया? कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ आके स्टेटमेंट दे के पार्टी छोड़ दी। हमारी मेन लाइन, वो चाहे एहसन इकबाल हो, वो चाहे शाहिद अब्बासी हो, वो राना सनाउल्लाह हो, वो ख्वाजा आसिफ हो, तमाम जेल से होके आए हैं ना, कोई ना कोई केस था। अब इनकी जमानतें भी हो जाती हैं, स्टेटमेंट भी मर्जी से दे रहे हैं, तो किसने गन पॉइंट पे ये स्टेटमेंट करवाई है? ये मुझे मंतक समझ नहीं आती है। अच्छा, आपके ख्याल में मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और जमीर की आवाज है? 3-4 हफ्ते के अंदर जो ये गायब रहते हैं नहीं, उसके तो बाद बता देना, अगर जोर जबरदस्ती है तो आपके कान में आके बता दें मंसूर अली खान को कि जी फलाने जोर जबरदस्ती की है, हमारे बड़ा दबाव है। हमारा तो एक्सेस इंसान नहीं के पास है। हमेशा चॉइस होती है, मुश्किल बात किसी पे ना आए। सर, 2 एंकर्स के साथ इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है, तारड़ साहब, उसने यहाँ खड़े होना है या वहाँ खड़े होना है। तारड़ साहब, वो हमारे कोऑर्डिनेटर आपसे भी राब्ता करते हैं शो के लिए, अजहर साहब से भी करते हैं। मैं तो उस कोऑर्डिनेटर को ढूंढ रहा हूं जो ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आते हैं जिनको उनका खानदान नहीं ढूंढ सकता। ये कोऑर्डिनेटर्स इनको ढूंढ के ले आते हैं, तो मैं तो खुद चाह रहा हूं कि ऐसा कोऑर्डिनेटर हमें मिले। मैं तो इस बात पे इतना कहूंगा मंसूर साहब कि पॉलिटिकल चॉइस है, बुरा वक्त किसी पे ना आए जी, मगर ये कोई बात नहीं है कि आप रोज होके वीडियो बनाएं फिर आके स्टेटमेंट दे दें, फिर तासुर हमें किसी ने उठा लिया। कोई किसी ने नहीं उठाया। ये हर किसी की चॉइस है कि उसने किस पार्टी में रहना है, किसके खिलाफ स्टेटमेंट देनी है, नहीं देनी। अजहर साहब, तो ये मैं ना कोऑर्डिनेटर में बिलीव करता हूं, अच्छा, और ना मैं ये मानता हूं कि जी किसी ने गन पॉइंट पे कहा तुम पार्टी चेंज कर लो। ऐसा होता नहीं होता। नहीं अजहर साहब, नहीं हुआ जी ऐसा। वो तारड़ साहब नहीं मानते, वो कह रहे हैं जनाब जमीर की आवाज है। सर, अगर एक आदमी खुद आके कह रहा है कि मेरे पे कोई बोझ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर इसको डिनाई और डिफाई किस तरह किया जाएगा अजहर साहब? अच्छा, ये ना, अच्छा आपको पता है ना, ये जमीर अगवा होने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद तभी जागा है। अभी मैंने तो ऐसा मीर देखा नहीं, ना कोई ऐसा फर्द देखा है। यानी ये मान लेना कि सारी बातें ये सच है ना, एक जुडिशियल कमीशन बना दे। ये डर क्यों है जुडिशियल कमीशन से? खौफ क्यों है जुडिशियल कमीशन से? आ जाए, एक जुडिशियल कमीशन बनाए, पूरी कौम सामने आ जाए कि एक आदमी आके डर और खौफ किस बात का है। चीजों को मिलाइएगा। मुझे ये बताइएगा कि आपने और या क्या किया? अच्छा अजहर साहब, एक बात बताइए। अजहर साहब एक बात बताइए। चले मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूं। अजहर साहब, मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूं। आप ये जो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं, ये किसी डर खौफ की वजह से हैं या अपनी मर्जी से गए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी वादे तौर पर है कि डर या खौफ अपनी जगह पर मौजूद है। इंसान को डर या खौफ होता है अपने बच्चों का, औलाद का। अल्लाह ताला ना ले आए ऐसे। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना ये लोग, अल्लाह ना लाए इन पे। वक्त इनका भी आने वाला है, बता दूं आपको। ये आज भी ना सोचा मिसाके पाकिस्तान की तरफ ना गए तो ये भी लोग होंगे। और ये जो बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर जेलों में रहे हैं करप्शन के केसेस में, क्या इस तरह के हालात थे? क्या इस तरह आप हो सकते थे? कोई एक जलसा करके दिखा दें, आप बाहर निकल के दिखा दें, आप यानी अच्छा नहीं लगता? नहीं अजहर साहब, वो ये कह रहे हैं, अजहर साहब वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदे भी अंदर गए, कई महीने अंदर गए। हमजा शहबाज तो साल से ऊपर अंदर रहे। उन्होंने तो कोई पार्टियां नहीं बदली, उन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया। भाई यही तो फर्क बता रहा हूँ। आप वैसे हालात बना दें, आज एक बंदा छोड़ कर जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इनके हालात थे। वो ये खाली जेलों में जाना या रिमांड का मसला नहीं है। क्या ये होता रहा? ये पूरी फैमिली घर तोड़ते रहे हैं? क्या इस तरह अफवाह एक जगह दूसरी जगह जाते हैं? क्या पर्चे पे पर्चा? 24 परवेज की मिसाल आपके सामने मौजूद है। आपने शरियार अफरीदी, शांताना गुलजार, क्या क्या नाम लूं आपके सामने? मुझे बता दे कोई, यानी इन लीडर के मुकाबले में इनके लीडर कोई, वो खुदारा यार, इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तारड़ साहब, कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, मैं मुझे इजाजत दी। तारड़ साहब, वो ये फरमा, आप बाहर क्यों गए हैं? अजहर साहब, तारड़ साहब पूछ रहे हैं आप बाहर क्यों गए हुए हैं? आपके बाहर जाने की वजह क्या है? पिकनिक मनाने गया हूं। आज ये भी पिकनिक मनाने के लिए नहीं, मैं सीरियसली अजहर साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात डालना चाह रहा हूं। आप पिकनिक मनाने गए हुए लंदन? मैं आपके सामने रखता हूँ। अजहर सिद्दीक, इमरान रियाज के केस में 3 हेयरिंग उठाकर देख लीजिएगा। अच्छा। अजहर सिद्दीक वो आदमी का सेटअप किया जिसने उससे नकवी को चैलेंज किया, जिसने डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज किया, जो पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या क्या बातें करते हैं। 90 दिन का भी केस मैंने फाइल किया हुआ है। ये छोड़े इन चीजों को, मेरे से इतना परेशान ना हो। आज बैठकर जो बात कर रहा हूँ, क्या अगर वाकई शौक है ना, तो भाई
आ जाए। कुरान मजीद में भाग जाते हैं, कुरान मजीद में बात नहीं करना चाहते। पहले रब को हाथ सर वो ये कह रहे हैं अजहर साहब तारड़ साहब कह रहे हैं मजहब कार्ड को मत इस्तेमाल करें, मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। वैसे आपकी बात के ऊपर यकीन है? कौन सा मैं आपको मजहब तस्दीक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सच बताना है, सच का गवाही नहीं देते, कुरान मजीद सामने नहीं देते। आप जब गवाही दे रहे होते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ गवाही लेने की, मजहब कार्ड। चल मैं कमेंट ले लूं, तारड़ साहब प्लीज गो अहेड, क्या कहेंगे इस पे आप? सर मैं ये कहता हूं कि ये झूठे और मुनाफिक लोग हैं जिन्होंने इद्दत के दौरान निकाह करवा दिया अपने लीडर का, और वो आज तक केस चल रहा है उनका। जो बच्ची पे बात करने को तैयार नहीं, जमाइमा ने वो बच्ची क्यों रखी ना, आए मजहब खेलते हैं, आपने खेलना ना मजहब, कुरान मजीद को लाया ना बीच में, तो मुझे आज जमाइमा के पास क्यों पड़ रही, मुझे जवाब दे दें आप। ये भी कुरान मजीद में जवाब दे देना, ये भी क्या हो जाए, आ जाए चले आ जाए इस पे क्या तय हो जाए कि टीरियन जेड वाइट जमाइमा के पास क्यों है, वो आ जाए ना, कुरान मजीद सामने रखते हैं आज, इसमें भी दोनों चीजें कुरान मजीद में तय हो जाती हैं कि जो कुछ हो रहा है बात खत्म होगी। जुमाइमा के आप कुरान मजीद पे हाथ रख के कह सकते हैं कि 9 मई के हमले इमरान खान ने नहीं कराए। यार ये पर्सनल किसी फिर वही बात कह रहे हैं, अजहर साहब सारा खत्म हो चुका है, कोई केस नहीं है, टेरियन वाइट खत्म, इधर निकाह का अदालत में अभी तक तो कुछ हो नहीं सका, ये छोड़ दे इन बातों को, मैं जो बात कर रहा हूं उस पे आए इस पे आ जाए, इसमें रखते हैं कुरान मजीद दो फरीक सामने आमने और बैठकर सारे कहें आ जाए। अच्छा अजहर बड़ा अपने लीडरों को बड़े लीडर सारे इकट्ठे करके देखिए मेरी बात सुने अजहर साहब, आप दोनों बड़े सीनियर वकील हैं, कानूनदान है, कानून को अच्छी तरह जानते हैं। तारड़ साहब मुझे सबसे पहले आप बताइएगा, ये जो बयानात सदाकत अली अब्बासी साहब या उस्मान डार साहब ने दिए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह जाके अगर ये अदालत में भी यही बयान दे देते हैं कि मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और मैं अपनी बात पे कायम हूं, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी अदालत के अंदर? मुझे पहले आप जवाब दीजिए, फिर अजहर साहब देंगे, आप बताइए। जी एब्सोल्युटली जी, अगर 164 का बयान होता है और मजिस्ट्रेट के सामने वो ये टेस्टिफाई करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप कुरान मजीद के बार बार जिक्र करके कहना कि जी इमरान खान ने 9 मई प्लान नहीं किया था, तो उसकी बहनें वहां पे आटा खरीदने गई थी, उसके भांजे ने वहां पे जब वर्दी डंडे पे लटकाई थी तो वो बेचने के लिए लटकाई थी, वो यूनिफॉर्म बेचता है। सोशल वर्क करने गई थी, कोर कमांडर से चंदा मांगने गई थी, और क्या जो सीनियर रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने कहा GHQ पहुंचो, जिन्होंने कहा अपने अहदाफ पे पहुंचो, जिन्होंने कहा कोर कमांडर हाउस पहुंचो और अंदर जाने का कहा, वो किसकी इंस्ट्रक्शन पे एक्ट कर रहे थे? अब पुरानी मजीद बार-बार कह के झूठ बोल के अजहर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठहर जाएं। ये वो है मुनाफिकीन जिनको ना कुरान मजीद की तकरीम का पता है, ना कुरान मजीद की इज्जत का पता है, और हर झूठ सच को जस्टिफाई करते हैं। अजहर साहब मेरे लिए तो इसकी बारी में नहीं बोला था। अजहर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, अजहर साहब एक तो आप स्काइप के ऊपर है, अजहर सुन लीजिए, अजहर साहब सुन लीजिए, अजहर साहब एक सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ अजहर साहब मैं एक टेक्निकल पॉइंट सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं। आप स्काइप के ऊपर हैं, यहां से अगर हम बात करेंगे तो आपकी आवाज बंद हो जाती है, इसलिए एक मिनट ठहर जाइए, एक एक करके बात करते हैं ताकि व्यूअर्स भी आपकी बात सुन सकें। मेरा दोबारा वही सवाल जो मैंने अता तारड़ साहब से किया था कि अगर ये दोनों अफराद जाके अपना बयान कोर्ट के अंदर इसी तरह रिकॉर्ड करा दे, 164 के बयान उन्होंने रिकॉर्ड वो कहने करवा दिया हुआ है, तो ये खान साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकेगा ना? फिर मैं कोई बात बता दूं आपको, प्रॉब्लमेटिक होता ना तो आज तक ये तोशाखाना का झूठा केस ना बनता, फाइबर का केस जो बनाया ना, यानी आपको था ना ये बड़ा केस था ना, तो भाई इस बड़े केस को लेकर चलते, इस बड़े केस यानी आज तक तो आप तलाक नहीं कर सके, आज तक आप एविडेंस अच्छी नहीं कर सके, आप तक वो जो चीजें थी सारी, ये तो मामला ऐसा था 14 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। इसकी वजह क्या है कि कुकअप हो रहा है, मेडअप हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि अगर इसमें बाकी वैलिड जस्टिफिकेशन होती तो ये तो 14 दिन का काम नहीं था। नहीं अजहर साहब बैठ के 6-5 महीने में ये कर नहीं सके, तो ये क्या कर लेंगे आप? पूरा जोर लगा लिया, अब निगरान गुप्त लगा रही है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, 9 मई और जिन लोगों ने काम किया है उनको पुख्ते सजाएं दें, मगर आप कहेंगे उसमें था चाहे कोई ऐसे लोग सामने जिनका ताल्लुक नहीं था, तो ये मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात जिन्होंने किया उनका खिलाफ आप कौन कह रहे ना करें आप, लेकिन ये जो बैठकर करके चीजें बनाकर एक टारगेट किया जाए कुछ लीडर को सियासत से निकालने के लिए, तो इतना पॉपुलर लीडर है उसको इसी से निकालना चाहे, तो मैं ऐसे किसी का, और ना ही हमारे यहाँ रईस हो साथी और जो वाकई सहाफत करते हैं वो इस तरह के किसी काम की सपोर्ट करेंगे, मेरिट पे करे, मगर जो कुछ हो रहा है
आप सब समझ सकते हैं जो कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है। अगर ये जमहूरियत करने वाली सियासी जमातें अगर इस तरह के काम को सपोर्ट करेंगी तो मिसाके जमहूरियत वो था ही नहीं। मैं तो उसको पहले भी चारों डकैती कहता था, आज मैं लफ्ज कह रहा हूँ, आगे पाकिस्तान कर ले, सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन नहीं मिल रहा इनको, अगर ये इकट्ठी हो जाए तो इलेक्शन ले लें, जो भी जीता है जीत जाए, मगर इस तरह करेंगे ये बरसात कैसे रह जाएंगे। मैं लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी के हवाले से ये भी बात करना चाहूँगा कि सदाकत अली अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि इसकी प्लानिंग, इसकी सारी एडवाइजरी वो बुशरा बीबी कर रही थी। ये एक नया एंगल है। पहले तो खान साहब के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब बुशरा बीबी का नाम भी जो है वो सामने आ चुका है और ये पहली दफ़ा 9 मई के वाक़यात के साथ डायरेक्टली उनको लिंक किया जा रहा है। ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सदाकत अली अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू है और उसके बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं, इसी के ऊपर बात हो रही थी। ताड़ साहब, सदाकत साहब ने कल अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात भी कह दी कि जी बुशरा बीबी जो है वो इस सारे मामले की एडवाइस में शामिल थी और जो कुछ भी गुफ्तगू होती थी उनके वहाँ पे मौजूदगी के साथ होती थी, यानी वो इस सारी चीज़ की बैकग्राउंड में मौजूद थी। ये एक नया एंगल है, इसकी तस्दीक किस तरह होगी? क्या सदाकत अली अब्बासी साहब का बयान काफ़ी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला क्यों लगाया गया था। मंसूर साहब, उनमें क्या क्वालिटी थी? बड़े अच्छे आदमी हैं, आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता, किसी को याद भी नहीं है कि वो पंजाब के वज़ीर आला थे। वो ऐन से उस्मान होने की वजह से वज़ीर आला लगे। पूरी दुनिया को पता है कि बुशरा बीबी और फराह गोगी ने मिल के उनको वज़ीर आला लगाया था। आप डिनाई कर दें इस बात को या मेरे से बेहतर कोई थ्योरी पेश कर दें कि उनको वज़ीर आला क्यों बनाया गया था, तो मैं अपना आर्गूमेंट वापस ले लेता हूँ। ये सबको पता है कि पार्टी पॉलिसी, अहम फैसले, क्योंकि बहुत सुपरस्टिशियस थे खान साहब, वो बगैर किसी अमल के वो फैसले नहीं करते थे और बुशरा बीबी पॉलिसी डिक्टेट करने वालों में से होती थीं और क्रेडिट लेती थी कि खान साहब को वज़ीर आज़म भी मैंने बनवाया और ये तमाम फैसले ये सक्सेसफुल मैं करवा रही हूँ। वो एक कल्ट सा वहाँ पे फॉर्मेशन थी। ये ज़बान ज़द आम है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अब्बासी साहब की बात दुरुस्त है कि इन तमाम तर फैसलों की मनसूबाबंदी में उनकी बहुत एक कलीदी किरदार है और हमेशा से रहा है, आज से नहीं है। बुज़दार वाली मैंने छोटी सी मिसाल दी, कई मिसालें मौजूद हैं जहां पे वो असरअंदाज हुई हैं, उन्होंने फैसले करवाए हैं और पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अजहर साहब, ये बुशरा बीबी तक भी अब बात पहुंच रही है और अब तो गवाही भी सामने आ चुकी है। आप बेशक 164 के बयान को ना माने, लेकिन अगर कोर्ट में इस तरह एक गवाही दे दी जाए तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बन सकता? मंसूर भाई, जब केस कोई ना हो ना बात आप आपको बनती, जब एविडेंस कोई ना हो ना तो फिर इस तरह की बात। आप तारीखी गवाह है, मैं जुल्फकार अली भुट्टो का बड़ा नाक़िद था, लेकिन जब मैंने उनका ट्रायल रिकॉर्ड देखा 109 का जब मैंने देखा तो शर्म से मर गया। मेरी अदालती निज़ाम के ऊपर ना आज मैं कहता हूँ उसको वो अदालती कत्ल था। अब ये बुशरा बीबी पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इनको एविडेंस नहीं था तो सदाकत अब्बासी के बात पर यकीन कर रहे हैं। तो इनके पास नया एंगल आपके बराबर की है कि नया एंगल लिया है। तो 9 मई से लेकर आज हम आ गए तो 10 अक्टूबर तक तो एविडेंस देखिए आपने से पहले। आज बैठ गया तोता मैंने कहानी है, अच्छा नहीं लगता सुनाते हुए बहुत। और अगली बात आ जाए उस्मान बुज़दार का, अच्छा ओहो, उस्मान बुज़दार ने तो करप्शन इतनी की, आपको पता है वो जेल में 12 साल की सजा हो गई उसको, वो तो इसको गले लगाए बैठे हुए ये लोग। आप वही उस्मान बुज़दार है ना, वही उस्मान बुज़दार है ना, वही जहांगीर सिंह है जिसके बारे में बातें होती थी, वही लोग जिसमें करप्शन के केसेस थे आज सारे घर बैठे हुए हैं। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट कहीं नहीं बनता। ये जो पॉइंट अब है ना, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अगर उस्मान बुज़दार करप्ट था तो उस्मान बुज़दार को जेल में डालना चाहिए था। फिर ये कह के इमरान खान को हटा दे। अगर जहांगीर और इमरान हमारे दोस्त है, अली खान को वज़ीर आला कहाँ खड़े आज, इमरान खान के विजडम को दाद दे कि उन्हें पता था कि कौन लोगों ने क्या क्या करना है, वो बड़े टेक्निकल तरीके हुआ है। यानी ये जो जस्टिस बात मैं यूं लेता हूँ, चले आजम खान का बयान आया 161 का जी, 164 का बयान ये नहीं मानते होता इंडिया में। 164 का बयान था, जस्टिस गाजी भाई साहब बेंच में बैठते थे, उन्होंने कहा जब तक मुलजिम सामने ना हो, क्रॉस ना हो, उस बयान की अहमियत ही कोई नहीं। अभी तक मैंने तो देखिए 9 मई का सामना हुआ है, वो मैं मान रहा हूँ, वो आपके सामने कह रहा हूँ, सारा कुछ हुआ है।
उसकी मैं कह रहा हूँ जुडिशल इंक्वायरी बना ले, लेकिन ये ऐसी कोई एविडेंस, मैंने तो ऐसी कोई एविडेंस अभी नहीं देखी कि जो ये साबित सजेस्ट कर सके कि इसमें इमरान खान इसमें शामिल थे। तारड़ साहब, इमरान खान की इजाजत दीजिए। कोई दूसरा आदमी तो खामोश हो जाएगा। क्यों खामोश हो जाएगा? जब लोगों ने उठा लिया। तारड़ साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सवाल करूं जरा तारड़ साहब से। तारड़ साहब, ये तो वैसे फैक्ट है कि जो आता है और आके कहता है कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासत से अब कोई लेना देना नहीं है, उसकी एकदम मुश्किलात सारी आसान हो जाती हैं। उसके तमाम केसेस जो हैं वो गो स्लो पॉलिसी पे चलना शुरू हो जाते हैं। यही सदाकत अली अब्बासी, उस्मान डार साहब के लिए जो है उनकी फैक्ट्री पे छापे, उनके घर पे छापे, उनकी वालदा से बदतमीजी। अब जब से वो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, सब ठीक हो गया, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, तो लोग शक तो करेंगे ना तारड़ साहब? देखिए, 9 मई के जितने मरकजी मुल्जिमान हैं, ना तो किसी की बेल हुई है, ना कोई बाहर आया है, ना किसी की मुश्किलात में आसानी हुई है। आपके सामने हैं, वो चाहे खातून हो मर्द हो जो मर्जी हो, जिन्होंने वहाँ कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके हमले किए, उनके केसेस बरकरार हैं। अब हर किसी के केस का अपना लेवल है, अपना मेरिट है, और वो मेरिट पे डिसाइड होना है। किसी के केस में ज़्यादा मेरिट है, किसी के केस में कम मेरिट है। अब देखिए ना, सियालकोट की अदालत है, फैसलाबाद की अदालत है, लाहौर की अदालत है, रावलपिंडी की अदालत है। तो जहाँ जहाँ जो केस जिस नौयत का है वो अपने वक्त से ही डिसाइड होगा। मैं नहीं समझता कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फौरी तौर पे कोई जादू की छड़ी आती है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तारड़ साहब, अगर मेरिट आप देखिए कितने महीनों से डार साहब का केस चला। तारड़ साहब, अगर मेरिट की बात करनी है तो मेरिट के लिहाज से तो मियां साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि टेक्निकली स्पीकिंग मेरिट के लिहाज से जैसी वो आते हैं तो उनकी सीधी सीधी गिरफ्तारी है, क्योंकि उन्होंने बेल को जो है वो इस्तेमाल, जो उनको बेल दी गई थी और जो उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, उसे अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो मेरिट के मुताबिक तो वो सीधा अंदर जेल जाते हैं। आप ये बात मानेंगे? नहीं, आप अगर कानून को बेहतर समझते हैं, मैं नहीं समझता, आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं। आपकी शायद स्टडी बेहतर होगी मेरे से। मैं तो कानून का एक तालिब इल्म नाकिस था कि जब आपकी एक हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जो पंजाब में थी उसने बेल कैंसिल की हो जी, और वापसी पे आप कॉम्पिटेंट फोरम को अप्रोच करना चाहते हो, तो प्रोटेक्टिव बेल तो एज ऑफ राइट मिलती है। ठीक है, वो ना नाम देखती है, ना हसब नसब देखती है, ना रंग नस्ल मजहब देखती है। प्रोटेक्टिव बेल कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट बेल अगर आप समझते हैं कि हमें नहीं मिलनी चाहिए, मैं आपसे रहनुमाई ले रहा हूं, नजीर आ गई होगी, मैं नहीं जानता, आपसे ले रहा हूं, आपसे रहनुमाई ले रहा हूं। हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मुद्दा दिया जा सकता है। फैसला हमने क्यों किया है जी? प्रोटेक्टिव बेल का फैसला इसलिए किया है कि एक हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसने ना तो हाई कमिश्नर से राब्ता किया जी, ना अस्पताल से राब्ता किया, देवर बाउंड, पंजाब गवर्नमेंट को बाउंड किया गया था कि आप स्पेशल बंदा भी भिजवा सकते हैं लंदन, ठीक है, मियां साहब को देखने के लिए, उनकी रिपोर्ट चेक करने के लिए। आप हाई कमीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन्होंने कोई काम मुकम्मल नहीं किया और बेल रिजेक्ट कर दी बगैर सुने हुए। मैं वकील था उस केस में, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि प्रोटेक्टिव बेल लेना हमारा राइट है और वो एज ऑफ राइट मिलती होती है। और ये आप कब अप्लाई कर रहे हैं तारड़ साहब? देखिए, इसका एग्जैक्ट डेट का फैसला नहीं हुआ, मगर उनकी आमद से ऑब्वियसली चंद दिन कबल ही करेंगे। अच्छा, ये जी अजहर साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने काफी हद तक बेस बता दी है। एक हॉस्टाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से जो है उनके पास ये बेसिस हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते थे, और अब वो अदालत के पास सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो फिर तो इनके लिए मुश्किलात नहीं है कोई। अच्छा, वो मंसूर भाई, मैं कभी ना ऐसी बातें सुन के बड़ा हैरान होता हूँ, खिलखिला के हंसने को दिल करता है। आपका प्रोग्राम अगस्त 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, आपके प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ ने कहा कि 2019 में राब्ता हो गया, फिर दिसंबर में बात हुई। अब आरे को समझ आ रही है क्या हो रहा है। हाँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भेजने वाली नहीं थी, उन्होंने बकायदा कंडीशन लगाई थी इसके ऊपर कि जनाब 5 अरब या इसके इन्होंने शोर डाला, लाहौर हाई कोर्ट में कंडीशन खत्म की और उसकी वजह से वो बाहर चले गए। अब मैं अगली बात की तरफ, मेडिकल पीरियोडिक रिपोर्ट आनी थी, वो नहीं आई। उसकी वजह क्या है कि एक डील के तहत जिन लोगों ने इनको डील दी वो कुछ सामने आ चुके हैं। लेकिन अगली बात बताऊं आपको, मैं हैरान रहा हूं किस बात की होती कानून का। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैंने तो आपको में कहा ना 21 तारीख को, मैं फिर बताता हूं, मियां नवाज ने 21 तारीख को नहीं आ रहा, मैंने वैसे टिकट बुक करा ली। अजहर साहब ना इस तरह कहा करें। अजहर साहब 150 लोगों का जहाज उन्होंने बुक कर लिया दुबई से, सहाफी आ रहे हैं नून लीग के।
देखिए मंसूर इनको भी भाई, क्या मैंने आ जाए, आपके इनकी मैं सामने सीट टिकट भी करवा आपको देता हूं भेज साथ दी ही। है, मैं भी आ रहा हूँ 21 ये ले तारीख को। ऑफर आ गई तारड़ साहब की तरफ से। तारड़ साहब कह रहे हैं आपकी सीट भी मैं करवा सीट देते करवा हैं देता दुबई हूं आपकी से। उसी जहाज में। और बोले अजहर साहब। कर लूँ, बात खत्म कर लूँ, मैं बात खत्म कर लूँ। जी। देखिए फांसी जो है ना, वो 2 किस्म में सजा याफ्ता है, एक में 10 साल है, एक में 7 साल है। और जो बंदा सजा याफ्ता हो ना, वो जेल में जाता है, उसको फांसी नहीं मिलती। नादानी जबान से उसको मिलती है कि जिसके बारे में कोई केस हो, कोई झूठा केस हो, सजा ना दी हो, तो सजा याफ्ता है वो जेल में। और फिर ये इश्तिहारी भी है, 2 केसों में अपीलों में बुलाया गया, अपीलों में ये नहीं आए, इश्तिहारी में डिक्लेयर हो गई। फिर यही बात नहीं है। फिर सर मैं अच्छा अजहर साहब छोड़े ना, अब तो आपको ऑफर कर दी तारड़ साहब ने। अब आप आएंगे जहाज में, उसी दुबई से स्पेशल जहाज आ रहा है सर, लाहौर लैंड करेगा, आ रहे हैं आप उसके साथ। तारड़ साहब आपको सीट दे रहे हैं। मैं गरीब आदमी, मैं जेब से टिकट खर्च करके मैंने आपको शेयर कर दी है। मैं आ रहा हूँ लंदन से सीधा पाकिस्तान आ रहा हूँ 21 तारीख को इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको और मैं एक बात, मैं अजहर साहब अगर 21 तारीख को अगर मियां साहब लैंड करके, मैंने आपको दोबारा प्रोग्राम में लेना, आपको माजरत करनी पड़ेगी। आपने ये चैलेंज दिया हुआ है। कहा हुआ है, मैंने माफी मांगने का, मैं अभी भी आ रहा हूँ, मैं माफी मांगूंगा। मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा हुआ, मैं ऐलान बात कर रहा हूँ आपको। वजह क्या है? बस ठीक है, मैं भी इस शो के लिए अवेलेबल होऊंगा। चले, तारड़ साहब ने भी चैलेंज ले लिया सर, तारड़ साहब ने चैलेंज ले लिया। मैं फोन पे आया, मैंने चैलेंज कबूल किया जी, और ये माफी मांगेंगे आके टीवी पे। अजहर साहब वो कह रहे हैं कि मैं आपका चैलेंज कबूल कर रहा हूं और आपको माफी मांगनी पड़ेगी आके। बिल्कुल, ये भी माफी मांगेंगे, ये भी माफी मांगेंगे। मैं ही अकेला माफी नहीं मांगूंगा, अगर नहीं आएंगे तो ये माफी मांगेंगे। वो तो जाहिर बात है, वो तो जाहिर। तारड़ साहब आपको भी कबूल है सर ये बात, अगर मियां साहब ना आए? सर कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने 3 दफा कबूल है कह दिया है। अजहर साहब अब तो बात ही खत्म होगी सर। नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है अजहर साहब, मेरे ख्याल में आप गलत चीज के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। अजहर साहब सुन ले, मान ले मेरी बात, मेरे ख्याल में। देखिए मैं लोग था ना, देखिए मैं मंसूर, वजह क्या है, अब पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं भी हूँ जी। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं आएगा, और जब तक उसको या कतर या यूएई गारंटी नहीं देंगे, या पाकिस्तान लैंड करेगा। पहले इन्होंने बाहर आना था, अब इस्लामाबाद आ रहे हैं, अभी कुछ जलसे जुलूस इन्होंने मंसूर कर दिया, आपको पता चल जाएगा। तारड़ साहब मियां साहब जब आ रहे हैं तो सर लाहौर लैंड कर रहे हैं, ये फाइनल हो गया? क्योंकि ये आज एक कॉलम एक लिखा हुआ था जिसमें ये कहा गया कि हो सकता है कि एक छोटी सी फ्लाइट भी कहीं के लिए। सर क्या प्लान बना हुआ है उनका? देखिए लाहौर में जलसे से उन्होंने खिताब करना है, तो बाकी मोडेलिटीज तय हो जाएंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो टाइमली लाहौर के जलसे में पहुंचे। तो मेन पावर शो तो हमारा लाहौर में ही है, बाकी की मोडेलिटीज हैं तो फिर टाइम के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि कोई चेंज ऑफ प्लान या प्लान बी या आखिर मोमेंट के ऊपर कोई यू टर्न। देखिए मैंने इनका चैलेंज कबूल कर लिया है और पूरे दिल से किया है, और उस दिन मुझे शर्मिंदगी होगी जब ये माफी मांग रहे होंगे आके, या नहीं आएंगे उस दिन। ये कोई बात नहीं है ना, मैं नहीं शर्मिंदा होऊंगा, बिल्कुल शर्मिंदा होऊंगा, और उम्मीद है कि आप लोग भी शर्मिंदा नहीं होंगे। और अजहर साहब इसमें सिर्फ मियां साहब की वापसी नहीं, आपकी वापसी भी चाहिए, क्योंकि आपने 21 तारीख की मुझे टिकट भेजी हुई है कि आप 21 को आ रहे हैं। अब आपने भी 21 को आना है। ऐसा ही है, कर दी हुई है ना सर। लेकिन आपने ये प्रोग्राम में कहा था कि टिकटें तो वैसे भी बुक हो जाती हैं। आई होप ये सफर करने वाली टिकट है। मंसूर क्लियर अबाउट इट जी। मैं फिर बात कह रहा हूँ, ये होश के नाखुन ने मिसाके 5 जून को लंदन में कहा था जी, और उन्होंने जिस तरह सियासी जाम को जिस तरह सर्वनाश किया है मुल्क में, ना को मार्शल है, जिस तरह इन्होंने रवायात दी है ना, ये बड़ी खतरनाक रवायात एस्टैब्लिश कर दी हैं। ना पाकिस्तान कोई नहीं देख रहा, ना 90 दिन के इलेक्शन। आप सोचे तो सही ना, ये हालात हैं ये वाले मुल्क के। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका, तारड़ साहब आपका। नाज़रीन प्रोग्राम सब तक इतना ही, चैलेंजेस और वादे अब देखें क्या बनता है। आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।